morning student, welcome to the audio video playlist. In this session, we are going to discuss about different type of oscillator. In previous session, we discussed about oscillator working principle of basic oscillatory circuit at all. In this session, we have our new topic, that is different type of transistor oscillator. By means of transistor, we can easily make a oscillator circuit in different method. The method are as follow. Method of oscillator, to make oscillator, is twin collector method. Second method is Colpitts method. Colpitts oscillator. This is twin collector oscillator. After that we have Hartley. Another one is Wien-Dirichlet oscillator. Phase-shift oscillator. And crystal oscillator. These all are the kinds of oscillator, different type of transistor oscillator. We are going to discuss different type of oscillator, which one is made by our transistor. Either maybe PNP transistor or NP transistor are there. The necessary and sufficient condition are that we have positive feedback for that. Positive feedback for transistor gives our oscillator circuit. Okay. Another sufficient and necessary condition are there is our tuned circuit is properly फीडबैक फॉर आवर ट्रांजिस्टराइज सर्किट. हमारे पास हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत पड़ती है. साथ ही साथ हमारे लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो भी टैंक सर्किट होता है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए विथ पॉजिटिव फीडबैक, तभी हमको प्रॉपर ऑसिलेशन मिल पाएगा. तो प्रॉपर ऑसिलेशन लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेटर है, जैसे ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, वेन-ब्रिज ऑसिलेटर, फेज-शिफ्ट ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर. ये जितने भी ऑसिलेटर हैं सबको बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. एक टैंक सर्किट रहता है या अदर कोई भी सर्किट्स रहता है ना, उस सर्किट को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक ले करके और ट्रांजिस्टराइज को कनेक्ट करते हैं, जिससे प्रॉपर्ली ऑसिलेशन हम गेन कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं. तो इस सेशन में हमको डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर पढ़ना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट मेथड, दैट वन इज ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर मेथड. ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ट्विन कलेक्टर मेथड नाम से भी स्पष्ट है कि इस टाइप के ऑसिलेटर के लिए हमको कलेक्टर में एक ट्विन सर्किट की आवश्यकता पड़ती है. तो लेट अस ड्रॉ द सर्किट्स ऑफ ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर. इसके लिए हमको एक ट्रांजिस्टर चाहिए होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं. ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल में एक ट्विनिंग सर्किट हमको लेना है. ट्विनिंग सर्किट्स मींस अ टैंक सर्किट व्हिच आर पैरेलली कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल में ट्विन सर्किट है, टैंक सर्किट है, इसलिए इस ऑसिलेटर का नाम हम ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर देते हैं. साथ ही हमको वोल्टेज डिवाइडर बायस की भी आवश्यकता होती है. तो वोल्टेज डिवाइडर बायस लेने के लिए हमने दो रेजिस्टेंस R1 और R2 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है. अगेन हमारे पास बेस टर्मिनल में हमने एक कैपेसिटर लिया. ये कैपेसिटर C होता है जो इस सर्किट को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है. इस
कलेक्टर टर्मिनल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल लो कलेक्टर के पाथ को प्रोवाइड कराने के लिए किए हुए हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस बेस में हम एक कैपेसिटर सी लिए जो हमको लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस आर ई रहेगा, आर ई मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस एमीटर टर्मिनल एंड bypass capacitor are there, that one is C. Okay, this is connected to the emitter terminal. After that here is a capacitor C1 and inductor L1. तो कैपेसिटर C1 से हमको C1 और L1 से एक ट्रांसफार्मर सर्किट्स लेना होता है। तो यहाँ पे हमने नया कॉइल लिया जिसका नाम L2 है। एक L2 अनदर कॉइल लेते हैं, उससे जो भी म्यूचुअल इंडक्शन है उस म्यूचुअल इंडक्शन को हमको गेन करना है। उसको टैंक सर्किट से हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है L1 के रिस्पेक्ट में उसको म्यूचुअली इंड्यूस करा लेना है L2 से, है ना। क्योंकि यहाँ कलेक्टर टर्मिनल में जो भी हमारा ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन वोल्टेज को हमको ट्रांसफार्मर के हेल्प से ले लेना होगा L2 से। तो इसके लिए हमने म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए L1 के म्यूचुअली साइड में एक L2 इंडक्टर को लिया हुआ। अब इस L2 इंडक्टर के कनेक्शन को हम लोग यहाँ से ला करके और कैपेसिटर में कर देते हैं। यहाँ से हमने ऐसा कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, है ना, और इस सर्किट्स को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो हमारा अब जो L2 है L2 L1 के वोल्टेज को म्यूचुअली इंड्यूस करके L2 गेन करेगा और L2 फिर जो है लो रिएक्टेंस पाथ के लिए कैपेसिटर C को दे देगा। ये टर्मिनल हमारा बेस टू एमीटर टर्मिनल होता है जिसके पास अगेन लो रिएक्टेंस पाथ के साथ सप्लाई मिल जाती है और फिर हमको हमारा ट्रांजिस्टराइज सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये ट्रांजिस्टराइज सर्किट हमारा वोल्टेज रिएक्टेंस को हमने लो रिएक्टेंस पाथ वाला और वोल्टेज डिवाइडर को फर्दर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा टैंक सर्किट से कनेक्टेड रहता है। अब हमारा जो ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए बेस और एमीटर टर्मिनल हमारा कनेक्टेड हो गया विथ कैपेसिटर एंड और रेजिस्टर अक्रॉस एमीटर टर्मिनल विथ bypass capacitor C. Bypass capacitor is responsible to bypass the value of noise or another noisy things pertaining the circuits. आगे आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे VCC को एक कनेक्शन दिया हुआ है जहाँ से हमको बायसिंग करना है। तो बायसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे VCC का कनेक्शन और एक स्विचिंग सर्किट्स S को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। दिस वन इज आवर S स्विच to on or off the particular circuit and here is the VCC. VCC is a supply biasing for a particular circuits. तो ट्रांजिस्टराइज सर्किट के इस ऑसिलेटर के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट को डिजाइन किया हुआ है। जब हम लोग सप्लाई नहीं देते हैं तो हमारा जो भी सर्किट्स है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं तो VCC की सप्लाई जो है टैंक सर्किट को जाती है। टैंक सर्किट के बाद कैपेसिटर C1 हमारा चार्ज होता है। कैपेसिटर C1 के चार्ज होने के बाद कैपेसिटर से करंट जो होता है कलेक्टर करंट वो इंडक्टर में फ्लो होता है। इंडक्टर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज इंड्यूस होता है। यह पर्टिकुलर वोल्टेज अक्रॉस L1 म्यूचुअली इंड्यूस करके वोल्टेज L2 को देता है। वोल्टेज L2 जो भी अपना म्यूचुअली इंड्यूस होकर के ईएमएफ को गेन करता है उसको फर्दर लो रिएक्टेंस पाथ के साथ हमको बेस टू द एमीटर टर्मिनल के बीच एक इनपुट अप्लाई करता है। यह इनपुट अगेन फिर जो है हमारा सर्किट को एक बार रिपीट करता है और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलते रहती है। प्रोसेस के कंटिन्यूअसली चलने के कारण हमारा यहाँ पे जो है फेज शिफ्ट क्रिएट होता है। तो हमारा जो फेज शिफ्ट होता है
एक जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमको टैंक सर्किट के कारण मिलता है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज ड्यू टू द टैंक सर्किट and another 180 degree phase shift is due to our ट्रांजिस्टराइड सर्किट। ट्रांजिस्टराइड सर्किट हमारा क्या है? तो ट्रांजिस्टराइड सर्किट में हमारे पास बेस और एमीटर सर्किट है, बेस एमीटर और कलेक्टर सर्किट है। बेस एमीटर एंड कलेक्टर। वन एटी डिग्री इज ड्यू टू टैंक सर्किट एंड 180 डिग्री इज ड्यू टू द बेस एमीटर कलेक्टर टर्मिनल के कारण हमको फेज शिफ्ट मिलता है। दोनों फेज शिफ्ट जब मिलता है तो हमारा एनर्जी फीडबैक टू द टैंक सर्किट इज इन फेज विद द जनरेटेड ऑसिलेशन। जो एनर्जी फीडबैक जो हमको मिलता है ये 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और यह फेज शिफ्ट हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का है उसको हम लोग अगेन जो है गेन कर पाते हैं। इस तरह से हमारा ऑसिलेटर का एक कंप्लीट जो भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है ना, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो पाता है और हमारा यह ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर जो है प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। जब हमारा ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर प्रॉपर्ली वर्क करता है तो ड्यू टू टैंक सर्किट व्हिच आर कनेक्टेड हियर है ना इन कलेक्टर टर्मिनल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन is given by f is 1/2 pi under root LC. Here the frequency of oscillation 180 degree is due to the tank circuit. It is due to the tank circuit, that's why our frequency of oscillation should be 1/2 pi root L1 and C1 because it is due to the tank circuit L1 and C1, that's why in the place of LC we consider L1 and C1 of the tank circuit. टैंक सर्किट के L1 और C1 को हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला आता है, इसको हम लिख सकते हैं वेयर f L1 and C1 is the value of frequency of oscillation L1 is the inductance, value of inductance across tank circuit, and C1 is the capacitance across tank circuit. That means कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्राप्त करना चाहा और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लेने के लिए हमको L1 और C1 चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट L1 और C1 के। इसका मतलब यह है कि L1 की वैल्यू जितनी कम होगी या C1 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा इस सर्किट में इस ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर सर्किट में हम जितना भी माइनर वैल्यू लें, कम वैल्यू लें इंडक्टर का और कैपेसिटर का, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलता है। एंड डिजायर्ड थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ऑसिलेटर का एप्लीकेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमको मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल सके। तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत हाई हॉर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। यह कब मिलेगा? जब हम लोग L1 और C1 का वैल्यू बहुत कम लेंगे, अर्थात ऐसा कैपेसिटेंस लेंगे जिसकी जो वैल्यू है L1 की वो माइक्रो हेनरी में हो या माइक्रो से नैनो हेनरी में हो और कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस जो है वो भी क्या हो, ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू हो माइक्रोफैराड में हो या पिकोफैराड में। capacitor in the range of picofarad and this one should be in the range of microhenry। तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f की जो वैल्यू होगी वो अच्छी मिलेगी। अब इस f की वैल्यू के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनीवन आस्क्ड what is the frequency of oscillation? Question: find the frequency of oscillation whose L1 is equals to L1 is equals to in the range of our about 36 64 micro. L1 is 64 microhenry. L1 is 64 microhenry and C1 is equals to 36 picofarad। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है f is equals to 1/2 pi root L1 and C1। Put the value 1/2 pi, value of L1 is equals to 64 into microhenry। microhenry means 10 to the power minus 6 Henry and C1 की जो वैल्यू है वो 36 है। पिकोफैराड में है 10 to the power minus 12 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं 1/2 pi आफ्टर 2 pi 8 8 जा 64, 8 बाहर हो गया और 6 6 जा 6 बाहर हो गया, बच गया अंदर 10 to the power minus 6 and 12 10 to the power minus 8। इसका जब हम फाइनली कैलकुलेशन करते हैं बाई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हमको मिलता है, बताइए क्या मिलता है? यस यू, हाँ, आंसर इज 3317.4 किलो हर्ट्ज। ये आपका फाइनल आंसर मिलता है 3317.459 and so on is value whenever we convert in kilohertz then 3317.4 it is the frequency of oscillation, it is the value of f। तो इस तरीके से हमने ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर के लिए उसके सर्किट्स के ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने एक न्यूमेरिकल थी उससे रिलेटेड किया जो ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर के लिए है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्विन कलेक्टर ऑसिलेटर। इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑडियो वीडियो प्लेलिस्ट we will discuss about second one is a Colpitts oscillator। So this is all about twin collector oscillator। Thank you।